हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। सोशल साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी क्या होता है, इसके टाइप्स, थ्योरीज, इसको कैसे रोक सकते हैं और क्या फैक्टर्स है इसके इन्फ्लुएंस होने के एंड टाइप्स। राइट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। कन्फर्मिटी क्या है? Social influence process that involves modifying behavior in which individuals change their attitude or behavior to adhere to social norms। ठीक है। हम अपना कोई भी बिहेवियर या एटीट्यूड चेंज क्यों करते हैं? ठीक है, अगर हम अपना बिहेवियर या अगर हम अपना एटीट्यूड किसी दूसरा कोई हमको कह रहा है या हम किसी दूसरे से अदर पर्सन से इन्फ्लुएंस होके कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम जो सोशल नॉर्म्स है, सोसाइटी में जो नॉर्म्स है उसको हम उसके उसके साथ हम एक कंसिस्टेंसी बना सके, कॉन्ग्रुएंसी बना सके, उसको कहते हैं कन्फर्मिटी। ठीक है, जो सोशल इन्फ्लुएंस होता है हमारा किसी का भी बिहेवियर मॉडिफाइंग करने में, सोशल फैक्टर बहुत मायने रखता है क्योंकि हमारे सोसाइटी में कुछ रूल्स रेगुलेशन जिसको हम नॉर्म्स भी कहते हैं, नॉर्म्स हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को एक पर्टिकुलर नॉर्म से बिहेव करना होता है ताकि वो हमारी इस सोसाइटी में एडजस्ट हो सके। तो जब हमारा बिहेवियर और एटीट्यूड किसी दूसरे के प्रति चेंज हो रहा हो ताकि हम सोसाइटी में सरवाइव कर पाए, ठीक है, उसके साथ हमारा कॉन्ग्रुएंसी हो पाए, उसको कहते हैं कंफर्मिटी। हम कंफर्म करते हैं लोगों को। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि जो दूसरे कर रहे हैं वही तुम करोगे फॉर द एक्सेप्टेंस। अगर सोसाइटी पूरी कुछ और कर रही है और तुम अलग से ही कुछ और कर रहे हो तो दोनों में नहीं बनेगी, है ना। सो ये बैरन का डेफिनेशन है 2012 का। सोशल इन्फ्लुएंस process that involves modifying behavior in which individual change their attitude or behavior to adhere to social norms। राइट। अब इसके थ्योरीज के बारे में देखें तो इसमें मेनली दो थ्योरीज आती हैं, इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस एंड नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। पहला देखते हैं इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस। इसमें क्या होता है, हम अपना एटीट्यूड या बिहेवियर क्यों चेंज कर रहे हैं, क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि चेंज तो करेंगे क्योंकि हम कंफर्मिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्यों चेंज करेंगे, जब हमें ऐसा लगेगा कि जो दूसरा पर्सन है ना ये ज़्यादा नॉलेजेबल है, इसके पास ज़्यादा नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट में एक प्रोडक्ट खरीदने गए लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, और अगर दूसरा व्यक्ति उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ जान रहा है, वो ज़्यादा नॉलेजेबल है उस चीज़ के बारे में, तो हम उसको सुनना और उसको उसकी बातों को मानना सुनना ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि हमें क्या लगता है कि हमारी नॉलेज इनफ नहीं है, हमको इसमें एक अनक्लियर है इस प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन जो अगला है इसको अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो हम उसकी बात मानेंगे एंड कंफर्म करेंगे। तो इसी को बस बोलते हैं इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस। ठीक है, बेसिकली ये प्राइवेट एक्सेप्टेंस के लिए होता है। राइट। दूसरा है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस में क्या आता है, कुछ कुछ नॉर्म्स, नॉर्मेटिव का मतलब नॉर्म्स होता है अलग अलग नॉर्म्स मानने में, कंफर्म करने में, उसी को बोलते हैं। अब इसका और डीप में पढ़ते तब समझ में आएगा ये है क्या। तीन टाइप के नॉर्म्स आते हैं इसमें। ठीक है, यानी तीन तरीके से हम अपना मॉडिफाई करेंगे बिहेवियर, मतलब बिहेवियर और एटीट्यूड चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे? पहला है इंजक्टिव नॉर्म्स, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स एंड तीसरा है सिचुएशनल नॉर्म्स। इंजक्टिव नॉर्म्स का मतलब क्या होगा कि जो होना चाहिए वो तो हम करेंगे ही, दैट वॉट इज ऑट टू बी टू डू वी डू। ठीक है, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल कोई नॉर्मल क्लास चल रही है हमारी, ठीक है, और अचानक से प्रिंसिपल सर आए, प्रिंसिपल सर का कोई भी टीचर आया तो क्या होना चाहिए, हमको स्टैंड अप करके उनको ग्रीट करना चाहिए, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, या स्टूड अप होना चाहिए, ठीक है, खड़े होने चाहिए। ये कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जो कि होना ही चाहिए और होते ही हैं, तो इनको तो हमको मानना ही है। ठीक है, पहला हो गया इंजक्टिव नॉर्म्स, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स में क्या होगा, जितने ज़्यादा लोग वो चीज़ करेंगे, जो जहाँ चीज़ होती है वही हमको भी करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आप पार्टी वाली ड्रेस नहीं पहन के जा सकते। ठीक है, क्योंकि वो उस जगह के लिए नहीं बनी है। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग नॉर्म्स अप्लाई होते हैं जो कि सब मानते हैं, तो आपको भी मानना है। नहीं मानोगे तो इनकॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। ठीक है, इनकॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल
आपको कहीं पार्टी में जाना है, ठीक है, और आप वहाँ पे पार्टी वाली ड्रेस ही पहनोगे, ठीक है, स्कूल यूनिफॉर्म या ऑफिस वाले कपड़े तो पहन के जा नहीं सकते हैं, वैसे ही, ठीक है। सिचुएशनल नॉर्म्स का क्या होता है? सिचुएशनल नॉर्म्स मतलब जैसी सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब इसमें स्पेसिफिकली सिचुएशन क्यों दे रखा है? फॉर एग्जाम्पल, किसी की डेथ हो गई तो आप उनके घर में चमकीले या बहुत ही रंग बिरंगे कपड़े पहन कर नहीं जा सकते, ठीक है। या आप किसी और कल्चर में हो, ठीक है, वहाँ पे लड़कियां पैर छूती हैं और अदर में लड़कियां पैर नहीं छूती है, तो जहाँ जो सिचुएशन है, ठीक है, जहाँ जो जैसा प्रैक्टिस होता है ट्रेडिशन वैसा ही करेंगे, तभी हम किस में आएंगे? नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस में, मतलब तभी हम कंफर्म करेंगे इस नॉर्म से। तो अलग अलग टाइप के नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, जैसे इंजेक्टिव नॉर्म्स, डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स एंड सिचुएशनल नॉर्म्स। इंजेक्टिव मतलब जो होना चाहिए था वो होगा, आपको भी वैसे ही करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में क्या था? जो मोस्ट ऑफ द पीपल कर रहे हैं वैसे ही आपको भी करना है, ठीक है। सिचुएशन मतलब सिचुएशन स्पेसिफिक है, जहाँ जैसा होता है वहीं आपको वैसा नॉर्म्स फॉलो करना होगा। अगर इन सब चीज़ों से, इन तीनों नॉर्म से आपका बिहेवियर मॉडिफाई या चेंज हो रहा है, ठीक है, आपका इन्फ्लुएंस हो रहा है इन सारे सोशल से, ठीक है, सोशल सिचुएशन से, तो ये कौन सी थ्योरी बताती है? नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। तो इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस समझ में आ गया, नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस समझ में आ गया। अब इसमें ना स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट्स भी देख लेते हैं कि भाई ये होता भी है या नहीं, ये देखने के लिए एक ऐश ने स्टडी की 1951 में, और उसके बाद एक और स्टडी हुई क्रचफील्ड की 1955। नाम और डेट याद कर लीजिए, ऐश 1951, क्रचफील्ड 1955, 1951 1955, ऐश क्रचफील्ड, क्रचफील्ड, ठीक है। तो ऐश वाली स्टडी की हम पहले देखते हैं। उसमें क्या हुआ कि 8 लोगों को बैठाया गया एक पैनल में, ठीक है, 8 जनों को बैठाया गया। उसमें से 8 में से 7 जने तो उन्हीं के लोग थे, कन्फिडरेट्स थे, ठीक है, उन्होंने जानबूझ के बैठाया था, मतलब वो उन्हीं के आदमी थे जो एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे। एक बस जेन्युइन सब्जेक्ट था, आदमी था जिसके ऊपर असली में एक्सपेरिमेंट हो रहा था, ठीक है। तो पहले एक-एक करके उन 7 जनों से पूछा, मतलब 8 जने से पूछा, ठीक है। तो पहला उन्हीं का आदमी था, तो उन्होंने बोला, क्वेश्चन क्या था, एक्सपेरिमेंट था टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड लाइन कि किससे मैच कर रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड लाइन देखिए, इसकी लेंथ कंपैरिजन लाइन में देखिए किससे दिख रही है कि कौन मैच कर रहा है। स्टैंडर्ड लाइन और 1 मैच नहीं कर रहे हैं, स्टैंडर्ड लाइन और 3 भी मैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि छोटा है। स्टैंडर्ड लाइन और कंपैरिजन लाइन में 2 वाली लाइन, दूसरी लाइन, ये मैच कर रही है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, वैसे भी उनको भी दिख रहा था। लेकिन जो 7 आदमी उन्होंने अपने वाले रखवाए थे वहाँ पे, ठीक है, अपने वाले लाए थे एक्सपेरिमेंट के लिए, उनको बोला कि तुम गलत बोलना। उन्होंने बोला कि नहीं, स्टैंडर्ड लाइन ना और कंपैरिजन लाइन 3 फॉर एग्जांपल, ये दोनों मैच कर रहे हैं। अब एक से पूछा तो भी यही 3 बोला, 2 से पूछा 3। तो आते 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 जब लास्ट में 8वें वाले से पूछा जो कि रियल सब्जेक्ट था, तो उसको तो समझ में आ रहा था, दिख रहा था कि स्टैंडर्ड लाइन और कंपैरिजन लाइन 2 ही है, ठीक है, स्टैंडर्ड लाइन और कंपैरिजन लाइन 2 ही है। लेकिन टू कंफर्म करने के लिए, ठीक है, और सारे लोग जो कर रहे थे, वो कहीं न कहीं बायस हो गया और उसने भी यही बोल दिया कि हाँ भाई 3 है। तो इससे क्या साबित हुआ कि जितने पीपल हैं, ठीक है, जितने ज़्यादा लोग जो सेम चीज़ करेंगे, हम भी वही मानने लगते हैं कि वही है, ठीक है, और वही नॉर्म्स फॉलो करने लगते हैं। वैसे ही देखिए क्रशफील्ड ने 1995 में, ठीक है, 1955 में एक और स्टडी की, उन्होंने भी सेम चीज़ लिया, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल क्यूबिकल्स में। अभी ये सारे पैनल पे आप ये समझ लीजिए कि राउंड टेबल है, ठीक है, और सबको बैठा रखा है, सब एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं देख सकते थे, फिजिकल अपीयरेंस नहीं था किसी का, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें परसेंटेज आया कि हाँ, है तो कंफर्म कर रहे हैं लेकिन कम है। तो उससे ये पता चलता है कि फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत मैटर करता है, कि अगर सबके सामने बैठाओगे और आपको कोई देख रहा है और सब लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं, तो आप भी वही सेम चीज़ करोगे, ठीक है, इसके ज़्यादा चांसेस हैं। अदर देन अगर आपको कोई नहीं देख रहा है, ठीक है, या आप वो फिजिकल अपीयर नहीं है लोग, लेकिन फिर भी लोग का अलग है, तो आप चांसेस है कि आप अपना खुद का डिसीजन पे ही अड़े रहोगे और कंफर्म नहीं करोगे उस नॉर्म से, उस सोसाइटी से, ठीक है। सो ये दो स्टडी थे जिससे ये पता चलता है, ठीक है, ओके। अब बात आती है कि जो इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस वाले थे पीपल, ठीक है,
वो पीपल कंफर्म कर क्यों रहे हैं, बात मान क्यों रहे हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? क्योंकि देखिए इसमें क्या था कि अदर पर्सन के पास ज़्यादा नॉलेज है, हमारे पास कम है, तो हम उसकी बात मानते हैं, ठीक है। तो जिस सिचुएशन के बारे में हमको पता नहीं है, हम एम्बिगुअस हैं, ठीक है, ज़्यादा पता नहीं है, अनक्लियर है, तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि ठीक है अगला जो बोल रहा है अगर उसको नॉलेज है तो हम उसकी बात मान लेते हैं। दूसरा है कि आप किसी क्राइसिस में, कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो सामने वाले बोलेगा आपने कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो उसको पता है, वो डिसीजन ले सकता है। हम इतने हड़बड़ी में हैं या हम अपने इतने क्राइसिस में कि हमको नहीं समझ में आ रहा, तो हम अगले वाले को कंफर्म कर दिया। तीसरा कि अगला वाला जो है वो उस टॉपिक पे एक्सपर्ट है, तो सीधी सी बात है हम उसी की बात मानेंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस की बात आ गई। अब है व्हेन विल द पीपल कन्फर्म टू द नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। अब नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस कैसे हम करेंगे, ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग इन्फॉर्मेशन का तो समझ में आ गया, ठीक है, कि जब सिचुएशन एम्बिगुअस हो, क्राइसिस में हो, और अगर अदर पर्सन एक्सपर्ट हो तो हम उसकी बात मानेंगे, ठीक है। नॉर्मेटिव में क्या था, 3 नॉर्म्स थे, तो इसमें भी वही होगा, ठीक है। इसमें लैटिन एंड वॉल्फ की 1981, नाम याद कर लीजिए, लैटिन एंड वॉल्फ, लैटिन एंड वॉल्फ 1981। पहले कौन सी स्टडी थी, स्टडी ऑफ ऐश बाय ऐश इन 1951, स्टडी ऑफ क्रचफील्ड इन 1955, राइट। और ये वाला तीसरा स्टडी, क्योंकि देखिए कन्फर्मिटी में हमने बेसिकली 3 स्टडीज़ हम कह सकते हैं। पहला ऐश का हो गया, दूसरा क्रचफील्ड का, और तीसरा सोशल इम्पैक्ट थ्योरी बाय लैटिने एंड वॉल्फ इन 1981, राइट। इसमें 3 चीज़ें आएंगी, स्ट्रेंथ, इमीडिएसी एंड नंबर। जिस पर्सन की या जिस ग्रुप की आप बात मान रहे हो, अगर वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप उसकी बात मानोगे, ठीक है। अगर वो इंसान या ग्रुप आपके बहुत ही क्लोज है तो आप बात मानोगे, और अगर वो बहुत सारे लोग हैं तो भी आप बात मानोगे, क्योंकि हम जैसे वोट करते हैं ना कि अच्छा कितने लोग जाएंगे कितने लोग नहीं जाएंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कि कितने लोग पिकनिक पे चल रहे हैं कितने लोग नहीं चल रहे हैं, अगर मेजोरिटी लोग चल रहे होंगे तो आप भी उन्हीं के साथ जाना चाहोगे, ठीक है, चलो चल लेते हैं। इमीडिएसी मतलब कोई आपके जितना क्लोज पर्सन है, अगर वो आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ बोल रहा है, कोई चीज़ मानने को, या उनका कोई और ओपिनियन है, तो आपका ये हो सकता है कि आप भी उसकी बात मान जाओ, क्योंकि वो आपके बहुत क्लोज है, ठीक है, या आप उस ग्रुप से बहुत क्लोज हो। तीसरा स्ट्रेंथ, कि वो ग्रुप आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिसीजन लेना हो रहा है, अगर आपकी फैमिली उसमें है, वो कुछ और चीज़ मान रही है, तो वो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा करीब है और आपके लिए बहुत महत्व रखता है, या तो वो पर्सन या तो वो ग्रुप। तो स्ट्रेंथ भी मैटर करती है, ठीक है। तो हम नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस से अपना एटीट्यूड और बिहेवियर कैसे मॉडिफाई या चेंज करते हैं, थ्रू द स्ट्रेंथ, इमीडिएसी और नंबर, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कन्फर्मिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अब वो कैसा होगा, जैसे देखिए ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो अलग अलग पीपल अलग अलग सिचुएशन में कंफर्म कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ और देख रहे हैं ऐसे जनरल 4-5 फैक्टर्स मैं ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है। पहला है डिफ़िकल्टी ऑफ द टास्क। अगर किसी चीज़ अगर हमें कोई चीज़ करनी है और वो बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है, तो हम उसको सोचेंगे कि नहीं, मतलब नहीं करते हैं ना, रहने देते हैं। और अगर डिफ़िकल्टी कम है या तो पता ही नहीं है कि क्या करना है, ये भी हो सकता है, ठीक है, अनक्लियर है, तो आप करोगे, सोचोगे चलो कर लेते हैं, पता नहीं क्या होगा ऐसे करके, ठीक है। दूसरा हो सकता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, कि सबके अलग अलग मोटिवेशन लेवल है, सबके अलग अलग स्किल्स हैं, तो ये भी लिंक्ड होता है कन्फर्मिटी से। तीसरा है ग्रुप साइज, जैसे कि मैंने बताया, ज़्यादा पीपल अगर वो कोई बात या कोई चीज़ पे कर रहे होंगे तो आप भी वही करोगे, कन्फर्मिटी मोर पीपल मोर, ठीक है। सिचुएशन, अगर अनक्लियर है, आपको नहीं पता कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो आप सोचो कि चलो कर लेते हैं ना, करके हटाते हैं, ऐसे करके कभी कभी होता है ना। पांचवा है कल्चरल डिफरेंसेस। इसमें क्या है, जितने भी कलेक्टिविस्टिक, ठीक है, कल्चर्स होता है, एक होता है इंडिविजुअल वाला, ठीक है, जो कि हम वेस्टर्न कह सकते हैं, और फिर आता है हमारा इंडिया इंडिया वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिविस्टिक, ठीक है, कलेक्टिविस्टिक कल्चर चलता है, जहाँ पे क्या होता है कि कल्चर में जो चीज़ें मान रहे होते हैं, ठीक है, वही हमको माननी हुई होती है, जो कह सकते हैं जो प्रथा चल रही है वही हम करते हुए आ रही है, जो घर में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वही आगे पास ऑन होती है, वही चल रही होती है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, डिफिकल्टी ऑफ द टास्क, इंडिविजुअल डिफरेंस, ग्रुप साइज, सिचुएशन एंड कल्चरल डिफरेंसेस, राइट। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो।
अगर आपने इस वीडियो में कॉपी किताब लेके बैठे होंगे और नोट्स बनाए होंगे, आपने अच्छे से सुना होगा, या आप ऐसे कर सकते हैं इसी वीडियो को दोबारा सुन लें। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी और बुक में या कहीं भी और जाने की ज़रूरत है। ये कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और देखते रहिए और पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।